सो लिखा है ब्रीदिंग रेट लिखा है ना, कितना होता है ब्रीदिंग रेट? 12 to 16 yes. And pulmonary volumes are measured by spirometer. Okay, next slide. Next is this one, respiratory volumes and their capacities. Breathe in or दोनों में से कोई तो एक. इन आगे इंपॉर्टेंट है. नॉर्मल रेस्पिरेशन मतलब स्टे विदाउट एनी एफर्ट, बैठे ऐसे आराम से, उसमें कितना वॉल्यूम है? वॉल्यूम 500 है. एंड पर मिनट इट इज, ये कहाँ से आंसर आ गया? हाँ तो बोलो ना, वही ना, वही तो कितना है? 12 to 16 है, तो 12 to 16 को मल्टीप्लाइड बाय, तो ये आंसर आएगा. तो पर मिनट कितना है वॉल्यूम? 6000 to 8. और एक ब्रीदिंग में या इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में 500, एंड दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज टाइडल वॉल्यूम. राइट दिस इजी जाता है. इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड लिखा, दोनों में से कोई तो एक. व्हाट इज सेकंड? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दैट इज IRV. सीधा सेंटेंस बहुत इजी है. तो क्या मतलब फोर्सफुली हम कितनी एयर ले सकते हैं? दैट इज कॉल्ड एज IRV. कितना क्वांटिटी? लाइट. तो फोर्सफुली हम कितनी एयर ले सकते हैं अंदर, दैट इज कॉल्ड IRV. नेक्स्ट इज वेरी इजी अगेन. क्या है? यस, फोर्सफुली. सर्दी वाले ट्राई मत करो. अच्छा जोक. हाँ ओके. शुरू हो गया भाई, इधर ही है. लेकिन वो क्या हो सलामी देके जा रहे लोग, तो एक 2-3 क्वार्टर लगाए तो फिर बता रहे हो. बिना क्वार्टर तो कोई ऐसे घूमेगा नहीं, बराबर. एंड ये कितना होता है? 1000 to 1100. इसे पूरा बैठ करना पड़ेगा. बहुत बार क्वेश्चन होते हैं इसके ऊपर. चलो और नेक्स्ट. अच्छा बाकी ओके ओके. हाँ सबके जरा न्यू एडिशन की बुक निकालो NCERT के. सेम सेंटेंस लिखा है क्या, बताओ मुझे. न्यू एडिशन वाले न्यू एडिशन सेम लिखा है ना, ये वाला सेम. अब इसके पास पुराना NCERT है, पढ़ो उधर लाइन. ये वाला कोई तो पढ़ो. हाँ एक मिनट क्या लिखा है? एडिशनल वॉल्यूम. तो अभी पुराना एडिशन नहीं लेना है, नया एडिशन देखो. खाली सुनो, इधर क्या लिखा था मालूम है क्या? पहले एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड ड्यूरिंग फोर्सिबल इंस्पिरेशन, वो हटा दिया. अभी क्या कहा है? खाली ओनली इंस्पायर्ड पे. देखो बराबर पुराना और वो NCERT. तो इसलिए मुझे लगता है नया NCERT ले लो. अरे कुछ हाँ एडिशनल ही है. फिर इसमें न्यू रिसेंट एडिशन. तो किसकी बुक में? विदाउट इस देखो तुम्हारा एडिशनल है. अरे सबके, लेकिन अभी नया चेंज हुआ है शायद.
न्यू एडिशन में भी यही है, किसी के बुक में भी नहीं है ऐसा। इसका पीडीएफ भी है, लेकिन नए इसमें शायद थोड़े चेंज हो के आए हैं। हाँ, ये दोनों से पढ़ेंगे, साइड बाय साइड भी देख रहे हैं। इसका जरा देखना पड़ेगा एडिशनल डेफिनेशन, कई जगह शायद ये बदल के आया ऐसा लग रहा है। तो शायद सेंटेंस बदल के ऐसा लग रहा है, बता दो बात में, चलो ठीक है तब तक देखते हैं। शायद उनका एक चेंज करके कुछ तो आया है, ठीक है तो बताओ नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ नेक्स्ट बताओ क्या है? हाँ आरवी रेसिडुअल, देखो पढ़ो। कौन बताएगा इसका मतलब? हाँ, व्हाट इज फोर्सिबल एक्सपीरियंशन? फोर्सिबल एक्सपीरियंशन क्या है? फोर्सफुली कितनी देर बाहर निकलती है, लेकिन क्या लिखा है इधर? जब हम फोर्सफुल एक्सपीरेशन करते हैं तो पूरी एयर बाहर नहीं निकलती, सम एयर रिमेन्स इनसाइड द लंग्स, दैट इज कॉल्ड एज रेसिडुअल। और वो कितनी होती है? 1100 to 12। लिखो सेंटेंस, ये देखो, रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपीरेशन। इसका मतलब अपने लंग्स में ऑलवेज एयर रहती है, पूरी बाहर नहीं निकलती। नहीं, पर ब्रीदिंग, पर ब्रीदिंग मतलब एक बार एक्सपीरेशन हो गया वो कितना है, इट इज ये सब पर चल रहा है, खाली वो एक ही जगह पर मिनट दिया था, कौन सा टाइडल वॉल्यूम में। हाँ आईआरवी है ना 2005। नहीं वो नहीं, वो डिफरेंट है, मतलब अभी बता दो, ये नहीं लिखने की, बाय एडिंग की जरूरत नहीं। ओके हाँ, नहीं ये नहीं लिखना है, ये सुनो अब, वो कैपेसिटीज है ये खाली आरवी। तो ये समझ में क्या बताओ, फिर आगे ये समझा तो आगे बहुत ईजी है, समझा? तो देखो नेक्स्ट, अब इनको ऐड वगैरह करके ये बनता है, देखो क्या लिखा है, तो बड़ी हाँ पढ़ो आगे पर, नहीं आगे देखो ना, इस ये लाइन का मतलब कौन बताएगा? ये लाइन का मतलब ये क्या लिखा है, मतलब क्या? और ऐड उन्होंने ये किया, टीवी प्लस आईआरवी को हम आईसी बोलते हैं, दैट इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो कैसे आ गया, मतलब सेंटेंस का मतलब क्या है? ये देखो, नॉर्मल एक्सपिरेशन मतलब नॉर्मली, तो कितना एयर बाहर निकल गया? नहीं, नॉर्मल एक्सपिरेशन 500 ml। अरे एक मिनट कुछ गड़बड़ हो रहा है, वापस समझे नहीं आप लोगों को शायद, एक मिनट रुको, वेट। व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम? नॉर्मल इंस्पिरेशन और नॉर्मल एक्सपिरेशन, उसमें से जो एयर है वो टीवी, दैट इज 500 ml। ओके, व्हाट इज आईआरवी? फोर्सफुली हम कितनी एयर ले सकते हैं। व्हाट इज ईआरवी? फोर्सफुली कितने एयर एक्सपायर हो सकते हैं, एक्सपिरेशन में निकल सकते हैं। एंड व्हाट इज आरवी? फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद भी अपने लंग्स में कितनी एयर रहती है, इतना समझा? तो व्हाट इज आईसी एयर? देखो क्या सेंटेंस लिखा है, देखो ना बेटा सेंटेंस पढ़ के, और उन्होंने टीवी प्लस आईआरवी ऐसे लिखा है, तो क्या मतलब हो गया इसका? नॉर्मल एक्सपिरेशन हो गया, मतलब कितने एयर निकलेंगे बाहर, तो हम जब वापस क्या करेंगे, इंस्पिरेशन करेंगे तो 500 तो आएगा ही ना, और ऊपर से और आईआरवी में कितना आ रहा है? हाँ, तो दोनों मिला के क्या बोलते हैं, तो समझा बस अगेन, नॉर्मल एक्सपिरेशन में कितना निकला वो तो लेना पड़ेगा, एडिशनली उसके साथ 3000 वो भी आएगा, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड, लिख दो। व्हाट इज नेक्स्ट? हाँ जरा पढ़ो सेंटेंस, क्या लिखा है?
क्या मतलब इसका? नॉर्मल एक्सपिरेशन हो गया मतलब 500 ml निकला, लेकिन बॉडी में और कितना है लंग्स में? दोनों है ना, ERV भी है और RV भी है. दैट इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज FRC, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी. और FRC टोटल कितना रहेगा कैलकुलेट करके बताओ. बोलो सब लोग. दोनों के लोअर वैल्यू और हायर वैल्यू पकड़ लो. हाँ, यस. और ये IC 3000 to 3500, करेक्ट. ये भी पूछते हैं, मतलब आपको ऐसे पूछेंगे IC कितना है ऐसे. ये कितना है? यस. हाँ, नहीं, यस 15 to 1600 दोनों ऐड करना है. चलो थर्ड नेक्स्ट डेफिनेशन. वाइटल कैपेसिटी. ये देखो क्या ऐड हुआ है. पढ़ो सेंटेंस और बताओ. क्या लिखा है देखो. मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथ इन आफ्टर. क्या मतलब रहेगा? फोर्सिबल एक्सपिरेशन हुआ है, तो आप क्या क्या ले सकते हैं अंदर. अभी जो गया है वो तो आएगा ना. फिर कलेक्टिवली कॉल्ड एज वाइटल कैपेसिटी. एंड व्हाट इज लास्ट डेफिनेशन? TLC, टोटल लंग कैपेसिटी. देखो क्या क्या हुआ इसमें, सभी ऐड है. कौन? सभी. तो डेफिनेशन देखो क्या लिखा है. इन द लंग्स आफ्टर फोर्स इंस्पिरेशन. मतलब क्या रहेगा? फोर्स इंस्पिरेशन तो क्या क्या लिया हमने? ऑलरेडी TV लिया था. फिर कौन? IRV. और हम क्या छोड़ने वाले हैं? और ऑलरेडी लंग्स में कितना रहता है? RV. इन सबको मिला के क्या का है? TLC, टोटल लंग कैपेसिटी. देखते हैं लास्ट. थोड़ी दिस ये क्या है? ये क्या रहेगा बताओ. ये VT लिखा है क्या? उल्टा हो गया वो. इट इज TV. कलेक्ट करता हूँ. ओके, तो समझो ये अगर इंस्पिरेशन है एक्सपिरेशन, तो ये क्या हो गया? कितना समझा? फिर अब ये क्या है? मतलब फोर्सफुली कितनी एयर आ सकती है. उसके बाद फोर्सफुली कितनी एयर बाहर निकल दिया, वो कौन है? लेकिन नहीं, ये वो है ना, पूरी एयर बाहर नहीं निकलती ना. सम एयर रिमेन्स इनसाइड द लंग्स. वो क्या है? RV, रेसिडुअल. अब ये समझा. फिर आगे तो बहुत इजी है. ये क्या लिखा है? ये प्लस ये. चलो ये अभी ये प्लस ये. समझ रहा ना? सॉरी ERV लिखा. सॉरी नहीं, एक मिनट ERV लिखा. सॉरी ये किधर गया अपना? वो दिया नहीं क्या? नहीं ठीक है, सॉरी मैंने देखा नहीं. EC लिखते हो. EC मतलब एक्सपिरेटरी कैपेसिटी. तो क्या आएगा? ये पूरा आएगा. अरे को समझा क्या? दैट इज कॉल्ड एज EC. समझा ना? यहां से यहां तक कौन है? तो फिर यहां से यहां तक क्या रहेगा? एक्सपिरेटरी कैपेसिटी. नेक्स्ट अभी मुझे देखना पड़ेगा. रुको. वाइटल कैपेसिटी. चलो बताओ क्या है? तीनों 1 2 3. देखो वही लिखा है. और फिर इधर सब मिला के टेक दिस ग्राफ. मुझे लगता है ग्राफ लिखेंगे तो अच्छे से याद रहेगा. समझा अभी? ये चलिए निकालो. क्या रहने दो. हाँ नहीं मतलब ये क्लियर करो. क्या रहने दो, ऐसे क्लियर करो. रहने दो. हाँ ठीक. अभी आपको क्लियर होगा आइडिया. क्या वापस बताऊं? अच्छा.
एक मिनट वापस बताओ क्या समझा सबको? ग्राफ देखने के बाद आपको टोटल आइडिया आया होगा। यस यस, एक मिनट। हाँ, आईसी क्या है पहले बताओ। ठीक है, ये IRV प्लस है टीवी। ओके, तो फिर ये मैं हटा देता हूँ जरा, लिखा है उन्होंने, फिर EC लिखता हूँ मैं इधर। ये दोनों मिला के रहेगा EC। कैसे बताओ? ये और ये मिला के अगर IC है तो ये और ये मिला के क्या रहेगा? EC, क्योंकि EC इज इक्वल टू टीवी प्लस ERV। वही ऐड किया, वही गले ऐड करोगे, लिखो। या ऐसा क्यों है बताओ? अपने लंग्स में थोड़ी एयर ऑलवेज रहती है, नहीं तो क्या होता बताओ? अगर लंग्स में एयर नहीं रहती तो, या RV नहीं होता तो क्या होता? नहीं मर जाते वो तो ठीक है, लेकिन कैसे, मतलब हाउ एक्सप्लेन? एक मिनट समझो, अरे सुनो सुनो, RV क्या है? व्हाट इज RV? फोर्सफुल एक्सपिरेशन होने के बाद अपने लंग्स में एयर रहती है, क्या पर्पज है इसका? नहीं 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 नहीं, वो काम बोलो। और कोई? नहीं नहीं, प्रेशर नहीं, थोड़ा सा और बता सकता है इसका कैसे है? बहुत इंपॉर्टेंट है यार, भी मतलब उतनी एयर रहना जरूरी है। एनीवन? अदरवाइज लंग्स विल कोलैप्स। कोलैप्स मतलब फ्लैट हो जाएंगे। प्लास्टिक की थैली अगर उसमें हवा नहीं तो फ्लैट होती है ना, वैसे अपने लंग्स होते हैं। ऐसा होता नहीं, व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस, इतनी एयर रहना जरूरी है। अरे को समझा क्या? तो इट प्रिवेंट्स कोलैप्सिंग ऑफ लंग्स। लिखो। हाँ 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 हाँ, यस यस यस। थोड़ा टेम्परेचर 16 करो ना दोनों। ग्राफ दोनों दोनों 16 कर दो दोनों। हाँ यस, ओके। एक ग्राफ देखो और बाद में वो जो डेफिनेशंस पढ़ो तो अभी तुरंत समझेगा। हाँ बोलो। हाँ हाँ बोलो। कौन सा वाला क्वेश्चन नंबर? कौन सा? हाँ नहीं नहीं, ये दूसरे चैप्टर से, एनिमल किंगडम में पता चलेगा। ये दोनों मिक्सिंग हुआ है। बताओ, एनिमल किंगडम से रिलेटेड है वो, मतलब वो दो चैप्टर का फ्यूजन हो गया। ये सब कोविड में यही तो चल रहा था। कोविड में क्या हुआ था मालूम है? न्यूमोनिया, मतलब लंग कोलैप्स हो रहे थे, फेल्योर हो रहा था, तो यही काउंट करते थे डॉक्टर्स। हाँ एक रह गया, देखो FRC। इधर कौन है? और बड़ी FRC, ERV प्लस RV, दैट इज FRC। ये दोनों मिला के फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ERV प्लस RV। हाँ FRC यस, तो इधर लिखा उन्होंने FRC। आप लोग ये ग्राफ देखो और अभी डेफिनेशंस देखो, अभी तुरंत पता चलेगा। ये आपको नहीं था ना पहले 9th में वगैरह? ईयर भी बराबर है, यस। EC नहीं दिखा उन्होंने, तो हमने इसलिए EC दिखाया।
अभी एग्जाम्स कौन से हैं? कल नहीं ना कुछ क्या है? कौन सा है? बायो का है? अच्छा, उसमें क्या है? कौन सा चैप्टर? अच्छा, कितने मार्क्स के? 360 मतलब 90 क्वेश्चंस। और उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं ओनली? अभी नेक्स्ट वीक नहीं, कंबाइन रहेगा सब। एफएलटी ये एफएलटी है टोटल 720 मार्क का नेक्स्ट में। हाँ, तो अभी शुरू हो गया आप लोगों का हर वीक। और बाद में डीसीडी भी रहता है ना बीच में क्या? ऐसा नहीं, डेली कुछ रहता है? डैट डैट हाँ, वो रहता है क्या? आज है कौन सा है? कौन सा चैप्टर? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी हो गया कंप्लीट? नहीं सॉरी मॉर्फोलॉजी में सब एग्जाम्पल्स याद रखना है, वो जम्बलिंग होता है सब बाद में। इसके तुम्हारे सिर्फ एग्जाम्पल्स का एक अलग से हाँ करो करो, वही करो, कुछ तो तरीका निकालो। एग्जाम्पल बहुत और जंबल बहुत होता है, बाद में गड़बड़ होती है। कहाँ तक पहुँचे आप लोग मॉर्फोलॉजी में? अच्छा, गैनोशियम हो गया क्या? हाँ तो फिर बहुत अभी हो रहा है चैप्टर। उसमें और थोड़ा फैमिली का पार्ट बाकी है, फैमिली जो एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे। किसको नहीं समझ रहा है तो पूछो। जो फ्रूट चल रहे हो तो अभी इसके बाद क्या? अभी सीड है और ये रहेगा, फैमिलीज है अभी 4-5 फैमिली है। वो प्लासेंटेशन वगैरह नहीं होगा ना? प्लासेंटेशन हो गया। वो चैप्टर में अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है कि इतने एग्जाम्पल है। ये देखो स्पायरोमीटर होते हैं ऐसे, देखा कभी? नहीं ना? ये स्पायरोमीटर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बहुत इजी है, देखो क्या लिखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल एवरीवन व्हिच आर द स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। नहीं, स्टेप्स। फर्स्ट क्या है? ब्रीदिंग। सेकेंड डिफ्यूजन हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक? अल्वियोलर मेम्ब्रेन में होता है और बाद में कैपिलरी में आता है ना, वही है। सो दैट इज कॉल्ड लिक्विड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नाम सुना है कभी पार्शियल प्रेशर? बहुत सिंपल है, पढ़ो सेंटेंस क्या लिखा है देखो। मतलब एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैस है, राइट? गैसेस। तो उसके अंदर समझो इंडिविजुअल गैस का कितना प्रेशर है, दैट इज कॉल्ड एज पार्शियल प्रेशर। तो ऑक्सीजन का है तो PO2 कहते हैं, CO2 का है तो PCO2, और ये सब दिया इधर। एयर में कितना एटमॉस्फेरिक, अल्वियोलाई, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड टिश्यूज, और इसमें कितना प्रेजेंट होते दैट इज गिवन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट दिस, लिखो हेडिंग बता दो। पहले लिखो पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस। हाँ, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में फर्स्ट पॉइंट लिखो पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस। partial pressure of a gas, for definition, pressure contributed by an individual gas in a mixture of gases.
प्रेशर वही mmHg मालूम नहीं आपको? ब्लड प्रेशर में मर्क्यूरी होता है मशीन में, स्पिग्मोमैनोमीटर में मर्क्यूरी होता है मालूम है ना? नहीं मालूम? हाँ तो इसलिए मर्क्यूरी से सबसे काउंट आपको मालूम नहीं है? एज पर मर्क्यूरी काउंट होता है प्रेशर, नहीं मालूम? क्योंकि वो जो ब्लड प्रेशर का मशीन होता है ना, तो उसमें वो जो ऊपर जाता है वो क्या होता है? मर्क्यूरी तो होता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड mmHg. ऐसे तो इसलिए तो अपना प्रेशर 120 दिखाता है, तो इट इज 120 mm ऑफ Hg. ऐसा है. अच्छा हो गया ना? बाकी है? हो गया? नहीं हुआ? ठीक है ठीक है. नहीं अब इन सब वैल्यूज का रेफरेंस नेक्स्ट पॉइंट के लिए आ रहा है. ठीक. हाँ आप हाँ ये ड्रॉ करेंगे तभी तो समझेगा. वो जो टेबल पहले लिखा है इसके लिए तो लिखा है वो. अब देखो सब वैल्यूज इधर आ गए. फिर आप पहले समझा दो ना ये सब क्या, फिर बाद में अच्छा पहले समझा हो गया? अच्छा ठीक है, रुको 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 फिर लिखो मत अभी कोई नहीं. सुनो फिर, अरे कोई मत लिखो. लिखो आप पहले मैं यहाँ से CO2 हटा देता हूँ. कौन चलेगा ना? पहले ऑक्सीजन स्टडी करेंगे. डायग्राम बनाएंगे. ओके चलो लिसन. ये क्या है बताओ? व्हाट इज दिस? अब ध्यान दो अच्छे से. अभी तभी समझेंगे. हार्ट में नहीं, एरो देखो कहाँ. हाँ हाँ राइट वेंट्रिकल. अरे भूल गए? ये कौन है? राइट वेंट्रिकल. तो यहाँ से एक और निकला. ओके इसमें कौन सा ब्लड है? ओके और बताओ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में PO2 कितना है? देख के बताओ सब लोग. 40. ये कौन है? P. खाली हम इतना ही देख रहे हैं. सुनो सुन लिसन लिसन, बहुत सिंपल है. दिस इज राइट वेंट्रिकल. उसके बाद ये जो ब्लू कलर का निकला है कौन है? पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा ब्लड होता है? उसमें PO2 कितना है वो दिया हुआ है. कितना है? 40. कितना समझा? चलो नेक्स्ट. अब ये क्या है? PO2 किधर? वो भी लिख के दिया है. कितना है? और एटमॉस्फेयर में कितना है? व्हाट इज डिफ्यूजन ऑफ गैस? डिफ्यूजन मतलब क्या बताओ? नहीं नहीं डिफ्यूजन. यस गैसेस कैसे आते हैं? हाई कॉन्सेंट्रेशन या हाई प्रेशर से. वही हम सीख रहे हैं. एयर में कितना था? अल्वियोलाई में. तो कहाँ से कहाँ जाएगा ऑक्सीजन? देन अल्वियोलाई में कितना है? बोलते चलो तभी पता चलेगा. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में फिर ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ जाएगा? तो वही तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है. जैसे ही ऑक्सीजन आएगा ब्लड क्या बनेगा? उसका कितना है? तो यहाँ PO2 कितना रहेगा? 95. हो गया. फिर ये ब्लड किधर आ गया? पल्मोनरी वेन. उसके बाद लेफ्ट एट्रियम. उसके बाद और लेफ्ट वेंट्रिकल से एक और निकला. आर्टरी नहीं एओर्टा है. ओके एओर्टा में हमने ऑलरेडी सीखा है. कितना है? कौन सा ब्लड है? तो उसका कितना है? PO2 95. कितना समझा? देन अब टिश्यूज में बताओ PO2 कितना है? 40. और इधर कितना था?
तो ऑक्सीजन अल्टीमेटली कहाँ से कहाँ जाएगा, और वही तो हमें चाहिए, हो गया ना। फिर एटमॉस्फेयर से कहाँ आ गया, टिश्यूज में आ गया, सिंपल। तो ऑलवेज ये प्रेशर ग्रेडियंट बनाए रखा जाता है, तभी जाके क्या पॉसिबल है, डिफ्यूजन होता है, अदरवाइज नॉट। तो समझा, वंस अगेन एटमॉस्फेयर में कितना है, तो जब हम हाई अल्टीट्यूड पे जाते हैं तो सफोकेट क्यों होते हैं, प्रेशर कम हो जाएगा, फिर अंदर कैसे आएगा ऑक्सीजन, तो हमें प्रॉपर ऑक्सीजन मिलता नहीं। दिस इज सिंपल, समझ रहे कुछ, इतना इजी। क्या समझा। फिर अभी कहाँ जाएंगे आप, CO2 इसको निकाल देंगे, अभी O2 बन चलेगा ना डायग्राम, इसी डायग्राम में। अब हम ऑक्सीजन को छोड़ देता हूँ, चलो ठीक है। अब हमें उल्टा जाना पड़ेगा, कैसे, CO2 बनता किधर है, टिश्यूज में बनता है, तो वहां कितना है CO2, ओके, क्या है, PCO2 है। अब मुझे बताओ ये कौन सा ब्लड है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 कितना है, 40। तो कहां से कहां जाएगा, नॉर्मली वही तो होता है, CO2 बाद में कहा जाता है ब्लड में। जैसे ही CO2 आता है ब्लड क्या बनेगा, और डीऑक्सीडेटेड ब्लड का कितना है, तो मुझे यहाँ कितना लिखना पड़ेगा अभी 45, क्योंकि ब्लड क्या बन गया अभी, फिर वही ब्लड कहाँ गया, एक कौन, सिस्टेमिक वेन, यानी वेना क्या हुआ, फिर कहाँ जाएंगे, फिर किधर, उसके बाद, तो यानी पल्मोनरी आर्टरी में मुझे कितना लिखना पड़ेगा, और अल्वियोलाई में देखो कितना है, तो CO2 कहां से कहां जाएगा, फिर पल्मोनरी आर्टरी से अल्वियोलाई में जाएगा, वही तो होता है। फिर एयर में कितना है, अभी क्या होगा, फिर एक्सपायर्ड एयर इधर देखा तो बाहर, पता नहीं। तो क्या हो रहा है, प्रेशर ग्रेडियंट बनाए रखा जाता है। अब लिख दो, चलो अभी इसमें पूरा ही है, सबको समझा क्या, वापस बताओ, एक मिनट स्केच करो, नहीं तो समझे तो वापस बताओ। अरे मस्त है चैप्टर, कोई टेंशन वाला नहीं, ड्रॉ करो, ड्रॉ के बाद ही समझेगा, ऐसे तो गड़बड़ हो जाए। अब ये तो डायग्राम, ये देखो क्या लिखा है, व्हाट इज दिस, ये तो आता है बोर्ड में, हाँ हाँ उस पर क्या है, देखो ना बेटा, हो गया होगा, अभी ज़्यादा नहीं, अभी इसके बाद एक ये डायग्राम है, हाँ क्या लिखा है इधर, अल्वियोलस विथ पल्मोनरी कैपिलरी। तो बताओ अल्वियोला लाइन बाय क्या है, तो ये जो एक है स्क्वायमस एपिथेलियम, राइट। फिर ये कौन है, व्हाट इज दिस, ब्लड, और ब्लड कैपिलरी के अंदर, हाँ, और ये क्या है, व्हाट इज दिस, ब्लड कैपिलरी, और इन दोनों के बीच में क्या है, तो बताओ ऑक्सीजन कैसे आता होगा अंदर, किसको क्रॉस करके, नहीं 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 टोटल, सबसे पहले स्क्वायमस एपिथेलियम ऑफ अल्वियोलाई, उसके बाद, और देन, और CO2 ऐसे ट्रैवल होता है, सिंपल, दिस इज डिफ्यूजन। वही है सेकेंड पॉइंट, तो स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन में सेकेंड पॉइंट क्या था, यही किधर, अल्वियोला एंड ब्लड, इनके अंदर डिफ्यूजन, किसका डिफ्यूजन, ऑक्सीजन कहां से कहां जा रहा है, अल्वियोलाई टू ब्लड एंड CO2 प्रोदिस, ये बोर्ड में आता है, ये तो इम्पोर्टेंट है। यस यस, हो गया, अभी ज़्यादा नहीं रहेगा, मैं और एक है खाली, बाकी एक दो है, अभी सिंपल है। फिर भी इतने नहीं है, हार्ट के चैप्टर इतने नहीं है, सर्कुलेशन इतने नहीं है डायग्राम, हाँ ज़्यादा किया नहीं ना, हाँ राइट जाते। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 layers,
डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, हेडिंग वही एक्सचेंज ऑफ गैसेस में चल रहा है. Diffusion membrane is made up of 3 layers. What is first? Yes, squamous epithelium of, yes, alveolar wall or alveoli. स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ अल्वियोला है, फर्स्ट हो गया. सेकेंड बताओ क्या? नहीं, बेसमेंट. यस, बेसमेंट मेम्ब्रेन या बेसमेंट सब्सटेंस वो किसको सपोर्ट कर रहा है बताओ? इधर उस साइड किसको? यस, तो इन दोनों के बीच में कौन है? बेसमेंट. तो इधर इसको सपोर्ट कर रहा है स्क्वामस एपिथेलियम, इधर कर रहा है एंडोथेलियम, इनको सपोर्ट करता है. तो लिखो, सेकेंड लिखो, बेसमेंट सब्सटेंस और मेम्ब्रेन supporting squamous epithelium of alveoli and endothelium of capillary. हाँ, बेसमेंट मेम्ब्रेन सपोर्टिंग स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ alveoli and endothelium of capillary. And what is third layer? Endothelium of blood capillary. Endothelium of blood capillary. और इन तीनों लेयर का थिकनेस कितना होता है? ये देखो, लेस देन, लिखो, टोटल थिकनेस, नेक्स्ट लाइन, total thickness of diffusion membrane is much less than millimeters. चलो अभी जरा शुरू से देखते हैं. एक ऊपर का पैराग्राफ बाकी है, देखो. हाँ, देखो क्या लिखा है. व्हाट इज हियर रिटन? Alveoli are the primary site of, okay, exchange of gases occur between blood and, next, by simple diffusion, मतलब high concentration to, based on, ये देखो सेम, pressure और concentration
then these are the factors affecting gaseous exchange. लिखो नीचे नेक्स्ट लाइन में लिखो factors affecting gaseous exchange. सिंपल डिवीजन से होता याद रहेगा ना. ठीक है देखो फिर बाद में और एक लाइन लिखो factors affecting diffusion of gases. What is first? Pressure or लिखो pressure. First factor pressure or concentration gradient. Pressure or concentration gradient. What is second factor? Solubility of gases. इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की इनवर्सली? डायरेक्टली, मतलब जितना ज़्यादा गैस सोल्यूबल है उतना क्या होगा? डिफ्यूजन होगा. नेक्स्ट, एंड व्हाट इज थर्ड? थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन. इनवर्सली मतलब जितना थिन है उतना ज़्यादा डिफ्यूजन. थिक है तो हाँ. और ये सभी फैक्टर्स मेंटेन है. कैसे बताओ? ऑल दिस फैक्टर्स आर मेंटेन. हाउ? मतलब अल्वियोलाई में सब फैक्टर मेंटेन हुए ना तीनों. कैसे बताओ? थिन वॉल है, लेस देन मिलीमीटर, और सोल्यूबल है, O2 एंड CO2 और सोल्यूबल है. फिर वही हमने देखा वही है 104 to 40 वगैरह वगैरह वो सब प्रेशर. तो तीनों फैक्टर यहाँ मेंटेन हुए. लेकिन थर्ड फैक्टर इज थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन. ओके, ये लिखना है क्या? सिंपल डिवीजन याद रहेगा? लाइन लिखना है. हाँ ठीक है. ओके चलो, ये पैरा तो हो गया ऑलरेडी. अब यहाँ देखते हैं तीन ही फैक्टर है. अब यहाँ चलो. हाँ, सोल्युबिलिटी ऑफ CO2 देखो कितने हैं. लिखो नेक्स्ट लाइन. फैक्टर्स हो गए अभी नहीं. सोल्युबिलिटी ऑफ CO2, solubility of CO2 is 20 to 25 times higher than that of O2. Now read the next line carefully. क्या लिखा है देखो. Amount of CO2 that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher compared to O2. इस सेंटेंस का मीनिंग बताओ. देखते हैं कौन बताता है. Because the solubility of CO2 is higher, so more quantity of CO2. बताओ ना एग्जांपल देख के. मतलब O2 तो बाहर निकलता है. नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं. अभी जो हमने अभी तक जो सीखा वो देख के बताओ. ये सेंटेंस कहाँ लागू होता है, कहाँ अप्लाई है. हाँ, ग्रेडियंट में बताओ ना कैसे. देखो तब देखो केयरफुली तभी पता चलेगा वो इसमें ये सेंटेंस का मीनिंग कैसे आया है वहाँ. रीड केयरफुली. नो प्रॉब्लम, टेक टाइम. प्रेशर नहीं मतलब कैसे, कहाँ एक्सप्लेन, कहाँ हो रहा है इस लाइन से लेकर. हाँ हाँ बोलो बोलो. 104 to 159 CO2. नहीं ये तो लेकिन मेम्ब्रेन की बात चल रही है. वो तो उधर था. ब्लड कैपिलरी एंड एल्वियोलार. वो तो हो रहा है एक्सचेंज, लेकिन ये सेंटेंस कहाँ अप्लाई हो रहा है तो कैसे बताओ ना. टेक द मतलब एग्जांपल देके बताओ. CO2 इधर से निकाल रहा है, O2 नहीं निकाल रहा. नहीं ऐसे नहीं, ऐसे दैट इज नॉट वो इससे रिलेटेड नहीं. सो टेक टाइम. No, just difference in atmospheric concentration. एटमॉस्फेरिक तब तक छोड़ दो अभी. हाँ एटमॉस्फेरिक हम And डिवीजन. the alveolus हाँ बोलो more बोलो.
in CO2 as compared to O2. कैसे बताओ, एग्जांपल वैल्यूज देके बताओ. So O2 का 159 नहीं 115 तो छोड़ दो, वो तो फॉरगेट अबाउट क्योंकि 104 है. हाँ 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 मतलब CO2 एल्कोहल में कम है इसलिए वो वैसे होना। ऐसा नहीं, ये सेंटेंस रिलेटेड है. सोचो टेक टाइम. सिंपल आंसर है बहुत. हाँ 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 तो देखो वैल्यू देके पता वैल्यू चेक करके पता. हाँ 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 उधर ही. also basement substance में CO2 ज्यादा हो रहा है नहीं ऐसा नहीं, दैट इज नॉट द इसका उससे रिलेशन नहीं. हाँ किसका वैल्यू लेना है? देखो रखा उस किसका लेना पड़ेगा. हाँ और कोई एनीवन, मैं बता दो बाद में, कोई प्रॉब्लम है. Tissues का है. हाँ Veins से alveolar हाँ हाँ walls हाँ में. हाँ So it like goes from a less pressure area to more pressure area to less pressure area. तो ये सेंटेंस से क्या रिलेशन है उसका, देखते कौन बताता है. नहीं समझ रहा, ठीक बताओ. क्या कोई ट्राई कर. हाँ तीनों में ब्लड डिफ्यूजन है, वो तो उधर ही पता चाहिए. हाँ हाँ concentration. फिर ये सेंटेंस से रिलेटेड है. But वो 25 times बढ़ रहा है ना, increase हो रहा है 25 times. नहीं वो तो कहाँ रेफरेंस आया नहीं. उधर हमने जहाँ सीखा उधर हमने जब पढ़ाते थे थोड़ी बोला था कि इधर 20-25 आया नहीं रेफरेंस. ठीक है और कोई नहीं. हाँ 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 फिर So tissue में 40 to 1 no? हम्म. Tissue में 40 to 104 है. And CO2 में हाँ हाँ अरे O2 की बात कर रही है. O2 में एक सेकंड, चलो ठीक है, ओके देखते हैं. सुनो CO2 में it is 45 to PO2 कितना है इधर, वो कहाँ जाएगा, कौन से ब्लड पे जाएगा. एक मिनट. हाँ देखो बराबर. अल्वियोलाई में O2 PO2 कितना है 104, ये तो मालूम है. डीऑक्सीनेटेड ब्लड में कितना है O2 PO2 40. करेक्ट. अब यहाँ PCO2 कितना है और डीऑक्सीनेटेड ब्लड में कितना था 45. तो यहाँ से यहाँ जा रहा है राइट. तो देखो ना अभी तो आधा आंसर मैंने बता दिया. क्या बोलो ना, एक्सप्लेन करो वापस एक बार. क्योंकि CO2 in deoxygenated blood is more and alveoli में कम है तो इसलिए वो diffusion होता है. नहीं उसमें तो दोनों में डिफ्यूजन ही हो रहा है. O2 और CO2 का डिफ्यूजन ही हो रहा है. difference in CO2 and alveolar and deoxygenated blood is less in हाँ CO2 अरे as compared to O2. ये जो 20 to 25 टाइम्स जो सोल्यूबिलिटी उसका बेनिफिट कहाँ हो रहा है. अरे इन दोनों में 45 और 40 में खाली कितना डिफरेंस है 5. और O2 का डिफरेंस देखो. अरे सर स्टार्टिंग से वही बोल रहे हैं. हाँ नहीं लेकिन अच्छा ठीक बोल रहे तो कोई बात नहीं, आपको समझा ना, दैट इज करेक्ट. ओके नो प्रॉब्लम. ठीक है अगर आपको मतलब दोनों में डिफरेंस कितना हुआ है, बाकी समझा रही जिनको तो कोई बात नहीं, जिनको समझा है वेल. तो बताओ यहाँ PO2 कहाँ से कहाँ जा रहा है 104 to 40 और CO2 देखो इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ 40 is क्या वापस एक बार. O2 का 40 हाँ वही तो. deoxygenated. हाँ तो O2 डीऑक्सीनेटेड ब्लड में ये तो आता है, बाद में ऑक्सीनेटेड बनता है, बाद में नहीं. oxygenated blood होगा ना. अरे सुनो एक मिनट. अल्वियोलाई में ऑक्सीजन है, वो जाएगा किधर डीऑक्सीनेटेड ब्लड में, मतलब इधर ही जाएगा ना. तो उसका 40 तो है, ये जाने के बाद 95 बनेगा, बात की बात है. लेकिन जा रहा है कहां से कहां तक 104 to. ये किसके बारे में हो रहा है. व्हाट अबाउट PCO2 45 से, तो डिफरेंस कितना है और इधर कितना है. ये ऐसा क्यों हो गया. इट इज पॉसिबल बिकॉज इट इज 20 to 25 टाइम्स मोर सोल्यूबल, इसलिए इतने डिफरेंस में भी वो डिफ्यूज हो सकता है. लेकिन
यहाँ ऑक्सीजन के लिए इतना डिफरेंस चाहिए तभी डिफ्यूज होगा. व्हाई? बिकॉज ऑफ लेस सोल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन एज कंपेयर टू CO2. को समझा है? ये सबको समझा है पहले तो कोई प्रॉब्लम नहीं समझा अभी तक. 1 सेकेंड. डिफरेंस कितना है इधर डिफ्यूजन के लिए? ओनली 5. और यहाँ कितना है? अप्रोक्सीमेटली 64. तो ये डिफरेंस ऐसा क्यों हुआ? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? सोल्यूबिलिटी. CO2 मोर सोल्यूबल है इसलिए इतने डिफरेंस में भी वो पास हो सकता है, लेकिन ऑक्सीजन के लिए इतना मेंटेन करना जरूरी है. नहीं समझा कुछ? अभी भी समझा रहे? अभी किसी लोगों को समझा रहे? अरे बाप, एक मिनट. CO2 ज्यादा सोल्यूबल है तो इसलिए वो कम मार्जिन में भी क्या हो रहा है? डिफ्यूज हो रहा है. लेकिन ऑक्सीजन मार्जिन कब है ना 45 to 40 खाली, इतने में भी डिफ्यूज हो रहा है. पॉसिबल क्यों हुआ? ज्यादा सोल्यूबल है. O2 का क्या हुआ? CO2 से कम, तो उसको मार्जिन कितना रखना पड़ रहा है? यस. अगर दोनों CO2 और O2 सेम डिफ्यूज होते तो क्या होता? वो 104 वाले कम मार्जिन में भी चल जाता. ये मार्जिन बढ़ा क्यों? बिकॉज ऑफ लेस सोल्यूबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन देन CO2. ये अब सेंटेंस का मीनिंग देखो. अब पढ़ो सेंटेंस. कौन सा वाला जो आया था आगे? हाउ रीड दिस. amount of CO2 see that can diffuse through the in partial is much higher compared to, मतलब जितना O2 जा रहा है उसको लिए डिफरेंस कितना मेंटेन करना पड़ रहा है? 104 to 40. वही CO2 के लिए कितना मेंटेन, कितना? खाली 45 to 40. इट इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ सोल्यूबिलिटी. लिख दो सेंटेंस. ये पहले से किसी को समझाया तो वेल एंड गुड, नहीं समझा तो अभी समझ कोई बात. ये लाइन ये सेम लाइन लिखो. अमाउंट ऑफ CO2 ये वही है. और अंडरस्टैंडिंग के लिए फिर आप वो लिख सकते हैं PO2 कितने प्रेशर से कहां तक जा रहा है. एनसीईआरटी के हम एक सिंगल लाइन भी नहीं छोड़ने वाले, सब पढ़ना है. ये क्या लिखा है समझा ना? पर यूनिट क्या लिखा है? पार्शियल प्रेशर. तो PCO2 के लिए उतना ही CO2 जाने के लिए कितना डिफरेंस है खाली, और उतना ही O2 जाने के लिए हमें कितना मेंटेन करना पड़ रहा है? 104 से. अच्छा, अमाउंट तो सेम है लेकिन प्रेशर डिफरेंस वही तो लिखा है, पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर. ये सबको समझ में आया पक्का? तो इमेजिन करो एक PCO2 एक 100 ml जा रहा है और PO2 भी 100 ml जा रहा है, तो 100 ml के लिए डिफरेंस कितना है खाली, और यही 100 ml के डिफरेंस कितना है? 64. दैट इज द डिफरेंस. पॉसिबल ऐसे क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ मोर सोल्यूबिलिटी ऑफ CO2. ये उसका आंसर. नथिंग एल्स. अंडरस्टूड? चले आगे. ओके, बाकी तो वो सब हो गया. Next, I think complete. Oh yes, हो गया. This is exchange of gases. Ask any question. ये तो फिर next third part क्या बताओ? What is third part? कहाँ से कहाँ तक? Transport of gases from where to where? कौन जाता है? CO2 कहाँ से कहाँ तक? और that is the third point. लिखो heading. Transport of gases. हाँ इतना ही है लेकिन थोड़ा और डिटेल.
हेडिंग लिखो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. और उसमें फर्स्ट कौन है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन. ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में फर्स्ट पॉइंट ये लिखना है. अभी दो है ना गैसेस, O2 एंड CO2. तो पहला हम देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन. इट इज वेरी इजी. ये देखो क्या लिखा है, 97% कैरिड बाय, नहीं O2 नहीं, 97% O2 इज कैरिड बाय. आरबीसी में कौन? आरबीसी में ब्लड, ब्लड में आरबीसी है, आरबीसी में blood. चलो 97% ऑक्सीजन इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द आरबीसी ऑफ ब्लड. राइट. फर्स्ट पॉइंट लिखो ट्रांसपोर्ट में 97% ऑक्सीजन is carried by hemoglobin present in RBC. And remaining 3% देखो क्या है? Dissolved in blood plasma. कैसे? एक मिनट, O2 लिख रहे हैं ना, ऑक्सीजन 97% तो हीमोग्लोबिन कैरी करता है, रिमेनिंग 3% प्लाज्मा में डिसॉल्व रहता है. तो मेन कौन कैरी कर रहा है? हीमोग्लोबिन, आरबीसी. यस. प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है. अभी आपने क्या देखा था? गैसेस आर सोल्यूबल. तो प्लाज्मा कौन है? फ्लूइड है. तो दैट्स व्हाट इट इज. जैसे एक्वा वाटर है, तो उसमें फिश को कहाँ से मिलता है ऑक्सीजन? डिसॉल्व इन द वाटर. सेम है. चलो नेक्स्ट, अभी वही पढ़ते हैं. मेन अभी 97% वाला ही है. तो इसमें ये देखो, लिखो आगे. हाँ, वो फर्स्ट वाले के लिए पढ़ रहे. कौन सा? 97. नेक्स्ट लाइन में लिखो. नेक्स्ट लाइन में ऑक्सीजन इज कैरिड बाय, ऑक्सीजन इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन in the form of oxyhemoglobin. क्या लिखा था? Hb plus 4O2 gives, यही कौन है? लिख दो रिएक्शन. और रिएक्शन कैसी है? रिवर्सिबल. यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन है. नेक्स्ट लिखो. Hb मतलब हीमोग्लोबिन. और सबको. हाँ, नेक्स्ट. 1 molecule of right there. 1 molecule of hemoglobin carries, yes, 4, correct. 1 molecule of hemoglobin carries 4 molecules of oxygen. Oxygen.
तो अब बताओ मुझे रिवर्सिबल क्यों लिखा है, मतलब कहाँ कहाँ का बताओ ना कैसे। टिश्यूज में वो सेपरेट होता है. हाँ, पहले फॉर्म होना बताना पड़ेगा। फॉर्म कहाँ होता है, नियर अल्वियोलाई, तो ये रिएक्शन कहाँ होगी, और रिवर्स नियर द टिश्यूज। कितना सिंपल है। लिखो नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, मतलब ये कहाँ हो रहा है बताओ, नियर अल्वियोलाई, यस। तो इसके लिए मुझे बताओ अभी PO2 हाई लगेगा कि लो। अभी देखो क्या लिखा है आप लोगों ने, फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, राइट। क्या लगेगा, PO2 हाई कि लो, सोच के बताओ आराम से। हाई, तभी तो क्या होगा, वो HB के साथ बाइंड होगा और क्या बनेगा, ऑक्सी। तो लिखो हाई PO2। समझ रहे ना सबको, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के लिए क्या चाहिए, हाई PO2, और बाकी सब लो। बाकी में क्या आएगा, PCO2 क्या लो, तो सेकंड लिखो लो PCO2। इवन ये भी फैक्टर होते हैं, लो H+ कॉन्सेंट्रेशन और लो टेम्परेचर। ये फैक्टर है, ऑलवेज होते हैं ऐसा नहीं, लेकिन ये तो दो में है। सॉल्युबिलिटी का है. चलो नहीं नहीं, मतलब सुनो, PO2 ज्यादा है तभी तो HbO2 बनेगा ना, और ये क्या करेगा, कम करेगा। टेम्परेचर ऑलवेज जरूरी नहीं, इट इज वी कैन फैक्टर है, कैन लो ऑकर, टेम्परेचर में ज्यादा रहता है. यस, ये उसका मतलब है। कुछ समझे क्या, लिख दो फैक्टर, चारों फैक्टर लिखो। मतलब ये फैक्टर फेवरेबल है किसके लिए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के लिए। अब दूसरा लिखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग, हाँ राइट, हाँ नहीं, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इसका उल्टा। अरे कुछ ज्यादा इतना कोई टेंशन वाला है नहीं चैप्टर। फैक्टर्स क्या लिखना है, अफेक्टिंग डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। डिसोसिएशन मतलब सेपरेशन, स्प्लिटिंग होना। अब इसका बराबर उल्टा, अरे बराबर ना, हाँ, लिखो ना, यस 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 यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो ये अगर फैक्टर है तो क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन को। याद रखो, सब पूछते हैं एग्जाम में। How does H+ concentration affect hemoglobin? हाँ वही अगेन इट इज, ये सब फैक्टर्स कैसे काम करते हैं, दे एक्टिवेट द एंजाइम्स। एंजाइम्स होते हैं ना, एंजाइम्स, उनके लिए काम। अब POA बनने के लिए एक एंजाइम लगता है, वो आगे हम देख रहे हैं। ये एंजाइम के एक्शन के लिए सब फैक्टर्स काम करते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं, फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ऑलवेज है ऐसा जरूरी नहीं, बट ये अगर फैक्टर रहेंगे तो, फॉर एग्जाम्पल ये फैक्टर रहेंगे तो क्या बनेगा, ज़्यादा बनेगा, और इसका उल्टा है तो स्प्लिट होने के चांसेस है। इतना सिंपल याद रखो। चलो नेक्स्ट पॉइंट अभी, शुरू का पार्ट पढ़ लो अभी, ये तो इजी है। 4 मॉलिक्यूल्स, आगे देखो। हाँ ग्राफ बाद में पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा है, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ
is primarily related to high ki low? Low. समझा? और उल्टा रहेगा तो उल्टा नहीं लिखा उन्होंने, चलो ठीक है, ये आगे देखेंगे. ओके. हाँ, नाउ स्केच दिस ग्राफ. इसको बोलते हैं, देखो क्या लिखा है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व. स्केच करो. ठीक है, सिंपल. Accurate नहीं होना चाहिए. हाँ, थोड़ा एक्यूरेट ड्रॉ करें. फॉर एग्जांपल ये देखो, यहाँ 20 है तो इधर 30 है, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट तो चलो. बाकी यहाँ अगर 30 है तो इधर 60 है, अप्रोक्सीमेट चलेगा. हाँ हाँ, ये देखो यहाँ 60 है तो इधर 90 है, फिर 80 यहाँ, और ऐसे अप्रोक्सीमेट चले, मतलब ऐसे थोड़े 2-3 यूनिट चलेगा. थोड़े तो पॉइंट बनाओ. ये 20 और 30 का इतना तो थोड़े पॉइंट तो ये करो, बाकी पूरा नहीं चलेगा. 12. ओके चलो. हाँ चलो, एक एग्जांपल बताता हूँ और समझेगा आपको. डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ होता है बताओ? टिश्यूज के पास, राइट. कौन से फैक्टर्स है उसके लिए? अब ले लो एग्जांपल, जब हम रनिंग करेंगे तो क्या होगा, मसल्स में हीट बनेगी कि नहीं, तो टेम्परेचर क्या होगा, और हाई टेम्परेचर क्या करेगा, क्यों, मसल्स को ऑक्सीजन चाहिए. अगेन जब हम रनिंग करेंगे तो CO2 बढ़ेगा. CO2 बढ़ेगा ना, फिर CO2 बढ़ेगा तो क्या होगा, क्या करता है वो? नहीं, CO2 का खाली देखो, CO2 बढ़ेगा तो क्या करता है वो, डिसोसिएशन. अगेन वो किसके लिए हेल्प कर रहा है, HbO2 को स्प्लिट करने के लिए. जब एनर्जी बनती है उस टाइम H+ आयन भी बनते हैं, तो H+ आयन बढ़ेंगे तो क्या कर रहे हैं, डिसोसिएशन हो. तो फायदा हुआ कि नहीं. तो ये सब फैक्टर्स क्या कर रहे हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन को स्प्लिट करें ताकि ऑक्सीजन किसको मिले, मसल्स को. इतना सिंपल है. अरे को समझे क्या ऐसे. चलो नेक्स्ट. अब वही जो हम लिखे थे ना 4 फैक्टर्स, यहाँ है ऑलरेडी. हाँ अरे पढ़ो, जो अभी लिखा था आप लोगों ने वही है. रीड दिस. इन डालियोला क्या हो रहा है, हाई PO2 और बाकी सब लो. क्या कर रहे हैं, फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर. वेयरएज देखो टिश्यूज में क्या हो रहा है, आर फेवरेबल फॉर. सेम आपने लिखा है. ओके, कितना समझा. अब ग्राफ की तरफ आ जाओ. क्या लिखा है इधर, PO2, राइट. और ये क्या है, बोलो. मतलब इन शॉर्ट क्या है, अरे सही है ना. क्या तो इस ग्राफ से क्या पता चल रहा है आप लोगों को, अब ये पार्शियल प्रेशर है और HbO2 बन रहा है क्या. यस, एज PO2 इंक्रीजेस कौन बनेगा ज्यादा, सिंपल है ना. मतलब प्रेशर अगर ऑक्सीजन का ज्यादा है तो कौन ज्यादा बनेगा, HbO2 ज्यादा बनता है. ओके, एग्जाम्पल ही ले. हाँ, डायरेक्टली कैसे बढ़ेगा, वो स्टेप वाइज है ना, ग्राफ आएगा ना उसका. इतनी वैल्यू तो इतने. फॉर एग्जाम्पल हम नियर सी शोर रहते हैं तो कितना है, देखो पार्शियल प्रेशर नियर सी शोर है ना, तो क्या है 90-100 के अराउंड है. तो HbO2 कितना बढ़ रहा है, 100%. हमें कोई प्रॉब्लम नहीं. अब लेते हैं एग्जाम्पल, समझो ये माउंट एवरेस्ट पे गए, हाई एल्टीट्यूड पे, बताओ क्या होगा, PO2. फिर ये देखो HbO2 कितना बढ़ रहा है, खाली 30%. तो क्या होगा, 1 सेकंड सुनो, बॉडी को ऑक्सीजन मिलेगा क्या, एंड देन वी सफोकेट. इतना सिंपल है. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 40 प्रेशर है तो क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली इधर. आपके पास इतना प्रेशर है तो, और ये आ गया. तो एज PO2 increases, HbO2 formation percentage increases, but up to certain limit, then it becomes stable, and when we plot the graph we get sigmoid curve.
दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। इतना सिंपल है। कुछ समझा? क्या और बताओ? नहीं समझा? अच्छा ओके, तो लिखो फिर राइट देयर, यही लिखो, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में लिखो एज राइट एज PO2, उसका फुल ये लिखने की जरूरत है ना फुल फॉर्म, हाँ, एज PO2 इंक्रीजेस percentage of saturation of hemoglobin with oxygen, in short वही क्या है, HbO2 है, percentage saturation of hemoglobin with oxygen increases अप टू सर्टन, पूरा नहीं होता, कहाँ तक है, अप टू सर्टन लिमिट, कौन सा लिमिट है, 100%, अप टू सर्टन लिमिट दैट इज 100%। नेक्स्ट, इफ वी प्लॉट द ग्राफ किसके अगेंस्ट किसका लिखने की जरूरत है ना, याद है ना, तो एक्स और वाई एक्सिस पे लिखा, ओके। इफ वी प्लॉट द ग्राफ वी गेट सिग्मोइड कर्व, वी गेट सिग्मोइड, सिग्मोइड बना हुआ है, सिग्मोइड कर्व। हॅलो, हां हां, हॅलो, हां हां, हॅलो, हो चालेल ना, चालेल, येस येस, चालेल चालेल, काय हरकत नाही, हो हो 7, नाही काय हरकत नाही, 7:30 ना, येस येस, घेऊ चालेल, येस, ओके, ठीक आहे, ओके ओके ओके, सिग्मॉइड आणि एस शेप का सिग्मॉइड है ना, सिग्मॉइड बोला, मतलब प्रोपोर्शनल नहीं पढ़ते, नहीं कहीं मतलब इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कौन से अभी टेम्परेचर, CO2, एंजाइम्स, ऐसे फैक्टर्स रहते हैं, तो इसके एग्जैक्ट नहीं, यहाँ 20 तो इधर 20 ऐसा नहीं होता, इट इज नहीं स्ट्रेट लाइन नहीं, इट वही, इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्टेड है, मोस्टली एंजाइम्स, हर एक चीज के लिए एंजाइम्स लगते हैं, अभी पढ़ने वाले हैं। चलो तो कौन सा ग्राफ मिल गया, ये तो लिखा होगा किधर, हाँ ओके, हाँ तो ऑक्सीजन गेट्स बाउंड, अरे क्या हुआ, क्या मतलब इसका, वो लंग की सरफेस पे alveolar रहता है, तो लंग सरफेस के ऊपर कौन सी फेवरेबल कंडीशन है, ऑक्सीजन PO2 हाई PO2 है, तो क्या होगा बाइंड, और टिश्यूज के पास लो PO2 है, तो वहां क्या होगा डिसोसिएट, तो लंग सरफेस के पास क्या हो रहा है, ऑक्सीमोग्लोबिन बन रहा है और टिश्यूज के पास जाके स्प्लिट हो रहा है, और एक लाइन इंपॉर्टेंट, एक लाइन लिख दो लास्ट, और थोड़ा बाकी बाद में देखिए, 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरीज, ये देखो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं नीट में, देखो 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरीज, ये नीट में आए हुए क्वेश्चन है, $100 ml of oxygenated blood carries 5 ml of oxygen. इसमें पूरा नहीं हुआ है और थोड़े फैक्टर्स बाकी है, पॉइंट्स बाकी है, नेक्स्ट लेक्चर, ओके, चलो थैंक यू।